Hello everybody, I am CS Shika Agrawal and in this video we are going to discuss MCQs of day 3 and day 4 MCQ challenge which I am conducting on my Instagram story. So basically day 1 and day 2 MCQs we have solved earlier that were based on your chapter of Indian Contract Act. Day 3 and day 4 MCQs are based on your Indian Constitution. So today we are going to discuss all these questions and discuss all the concepts related to this question. So let's get started. So day 3 का first question आपके screen के ऊपर ये रहा and the question is judiciary derives its authority from option 1 central government, option 2 parliament, option 3 state government, option 4 constitution of India. This is such an easy question. मुझे लगा था कि बहुत से बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे बट स्टिल कुछ कुछ बच्चों का इसमें भी गलत आंसर आया विच मीन्स आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है. सी लेट मी टेल यू, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कंट्री है, बेसिकली उसके 3 पिलर्स है. देयर आर 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वन इज लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाता है, जैसे कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ लॉ बनते हैं, लॉ पास होते हैं. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को एनफोर्स कराता है, जैसे हमारी मिनिस्ट्रीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्ट्रीज, काउंसिल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर. थर्ड कैटेगरी इज योर जुडिशरी, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है और डिस्प्यूट सॉल्व करता है, जैसे हमारे कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो लेट मी टेल यू, ये जो तीनों अथॉरिटीज हैं, ये तीनों को उनका पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि लेजिस्लेटिव के क्या पावर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के क्या पावर्स होंगे, जुडिशरी के क्या पावर्स होंगे. सो ऑल दिस 3 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. They cannot affect the functioning of each other and they derive their authority directly from the constitution. So जुडिशरी का पावर कहां से आता है? जुडिशरी का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. गवर्नमेंट डिफाइन नहीं करती है. गवर्नमेंट को खुद उसका पावर किससे मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर्स बनाती है और उनके पावर्स बताती है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी. आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर. तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर. जुडिशरी डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम Constitution of India. Option number D is the correct answer. I hope everybody is crystal clear with this, right? So moving towards question number 2. Day 3 का question number 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which is saying which of the following does not have state legislative council. इनमें से कौन से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? और इसमें तो बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, मैम इसका आंसर मध्य प्रदेश कैसे हुआ? लेट मी टेल यू, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश. अब मैं बताना चाहूंगी क्यों. क्योंकि मैडम जो हमारी स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है वो 2 होती है. वन इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अनदर इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद. देखिए यहाँ मैंने आप लोग को ये चार्ट बना दिया है कि ये जो लेजिस्लेटिव पे हमारी अथॉरिटी होती है स्टेट लेवल की अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दूसरी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. बट मैम मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा, वो सारे स्टेट्स में होती है. बट जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो सारे स्टेट्स में नहीं होती है. एट प्रेजेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में है. और वो 6 स्टेट कौन से हैं मैडम? वो 6 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. आपके बुक में गलत दिया हुआ है, आपके बुक में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी लिखा हुआ है, बट मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पूछा है कौन से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस क्वेश्चन. चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. डे 3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ऑल दोज लॉज which were in force immediately before the enactment of the constitution, यानी कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात कर रहा है, shall be void to the extent they are inconsistent with fundamental right. Essence of Article 13 Clause 1 which quotes that this can be placed under which of the following. अब आपको बताना है ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की बात कर रहा है ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एसेंस प्लेस कर रहा है. वन इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, अनदर इज जुडिशियल एक्टिविज्म, थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव. तो बहुत सारे बच्चों ने जुडिशियल देख के ऑल ऑफ द अबव कर दिया था, बट लेट मी टेल यू इसका करेक्ट आंसर होगा जुडिशियल रिव्यू. अब ये कैसे हुआ मैम, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो
हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत सुप्रीम होते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि आप गवर्नमेंट कोई भी ऐसे लॉज नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना भी दिया कि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो ऐसे लॉ को हम वॉइड मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड होगा। सिमिलरली आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप ऐसा बनाते हैं कि जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, पहली बात आप बना ही नहीं सकते, दूसरी बात अगर आपने बना लिया तो वो वॉइड होगा। अब सवाल ये उठता है इसको वॉइड डिक्लेयर करेगा कौन? तो ये पावर जाता है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। और आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू करने का कि अगर पार्लियामेंट ने, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसको चेक कर सकता है क्या ये वाकई में फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, क्या ये वाकई में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अगर हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा और उसको वॉइड एंड इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। सो आर्टिकल 13 ये एसेंस देता है सुप्रीम कोर्ट को, क्या चीज का? सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलता है जुडिशियल रिव्यू करने का। जुडिशियल रिव्यू मींस लॉ को चेक करने का, उनका रिव्यू करने का कि इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में दखलंदाजी करके उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सो आर्टिकल 13 गिव्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ आर्टिकल 13 की बात कर रहा है और वो किस चीज में एसेंस प्लेस करता है? वो प्लेस करता है सुप्रीम कोर्ट के पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए डे 3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। डे 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ दिस इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 2 सिक्योर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एंड ऑप्शन नंबर 4 फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, तो लेट मी टेल यू इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा राइट टू एजुकेशन। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे मैं आपको बेसिक बताना चाहती हूँ कि देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? डॉक्ट्रिन मतलब बेसिकली प्रिंसिपल जो हमारे कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के थ्रू स्टैब्लिश किए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल कौन से केस में आया था? हमारा सबसे फेमस केस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज केसवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। जब इस केस में ये क्वेश्चन उठाया गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट को अमेंड तो कर सकती है, बट उसका स्कोप कितना है, वो कितना अमेंड कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया था और ये बोला था कि भले ही पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दे, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर दे, जो चाहे अमेंड कर दे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर प्रेशियस हेरिटेज एंड वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय इट्स आइडेंटिटी, राइट? सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भले पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे, इवन फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर दे, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। और कुछ कुछ पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत केसेस के थ्रू बताए हैं कि कौन कौन से फीचर्स को हम लोग बेसिक फीचर मानेंगे। सो सम ऑफ द एग्जांपल आर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, वी कैन नॉट, नो वन कैन गो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा लॉ बनाने के लिए। सिक्योलर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योलर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट है वो जुडिशरी के वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि हमें हमारे गवर्नमेंट चूज करने का राइट है, इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट चूज किया जाएगा, कौन गवर्नमेंट बनेगी ये चूज किया जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 32, राइट।
सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक फीचर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो अपने केसेस के द्वारा किन किन चीजों को बेसिक फीचर बताता है, राइट। सो दिस डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश्ड थ्रू द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो आपको मैं बता दूं, सिक्योर फीचर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऑल दिस आर द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट राइट टू एजुकेशन स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। राइट टू एजुकेशन बाद में अमेंड होकर के एक फंडामेंटल राइट ऐड हुआ है, बट इट वाज नॉट अर्लियर, राइट टू एजुकेशन बाद में आए हैं, आर्टिकल 21A। सो राइट टू एजुकेशन इज नॉट द बेसिक फीचर, इसका करेक्ट आंसर होगा राइट टू एजुकेशन। नाउ डे 3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन पांचों में से इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट इज आर्टिकल 19 गारंटीज फ्रीडम ऑफ असेंबली। सेकेंड इज फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर नॉट एब्सोल्यूट। Article 19 and 22 deals with person liberty. Freedom under Article 19 is available to every person. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Article 19 Clause 1 छह फ्रीडम प्रोवाइड करता है हर सिटीजन्स को। सिटीजन्स का मतलब ये है, देखो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स सारे पर्सन को अवेलेबल होते हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट जो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, वो सारे पर्सन को अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जस्टिन बीबर इंडिया में आके बोलेगा मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, तो उसको देंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो आर्टिकल 19 के जो फ्रीडम है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, राइट। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 इट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन का मतलब क्या है? जो भी पर्सन इंडिया में रह रहा है वो सबको वो फंडामेंटल राइट मिलेगा। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, भले ही फिर जस्टिन बीबर इंडिया में आ जाए तो भी उसके पास राइट टू इक्वालिटी रहेगा। एक और बात, पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाते हैं, तो पर्सन लाइक आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, फॉरेन कंपनीज, ऑल दिस विल कम अंडर पर्सन, सो दे कैन अवेल दोज राइट्स विच आर अवेलेबल टू एवरी पर्सन। तो ये तो हो गई कुछ एक्स्ट्रा बात। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और हमारे क्वेश्चन में ये था कि आर्टिकल 19 6 फ्रीडम गारंटी करता है सारे सिटीजन्स को, सारे पर्सन को नहीं करता है। और क्या क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पीस assemble peacefully without arms, form association and union, move freely throughout territory of India, right, reside and settle in any part of the country, practice any profession। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल 19 जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट मतलब एकदम फिक्स, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कई बार रीजनेबल रीजंस के लिए उस फंडामेंटल राइट पे क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसीलिए ये बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। व्हाई? क्योंकि स्टेट कुछ जेन्युइन रीजन के लिए, कुछ रीजनेबल रीजन के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थोड़े मोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और आप ये भी पढ़ेंगे कि जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखा है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में किन किन मैटर को लेकर के हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो अगर सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आती है तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आती है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, अगर इन सारे रीजंस की बात आती है तो इन सारे जेन्युइन रीजंस के लिए फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या लगाया जा सकता है? रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जब आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था, जब जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था तो लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का अपना वायलेशन बोला कि हमारा फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और अगर आप इंटरनेट शटडाउन कर दोगे तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आपके इंटरनेट शटडाउन की वजह से हमारा फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी थी कि हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ वायलेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर, आपके फ्रीडम टू स्पीच के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जरूरी है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन नहीं करेंगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, लोग दंगे करना चालू कर देंगे। तो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए यहाँ जरूरी हो गया रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट होता है, स्पेशली हमारा 19, एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रीजन के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, राइट। सो अब आप फिर से पढ़ो, क्या आर्टिकल 19 फ्रीडम टू असेंबली प्रोवाइड करता है? हाँ मैडम, ये बात तो सही है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट
आर नॉट एब्सोल्यूट, हाँ मैम एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो ये भी ट्रू। नेक्स्ट इज आर्टिकल 1921 डील्स विद पर्सनल लिबर्टी, यस ये हमारी पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फॉल्स क्या होगा? आर्टिकल 19 इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, नो मैम इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरी पर्सन, इट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, तो ये क्या हो जाएगा मैडम? ये हो जाएगा फॉल्स, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फॉल्स है। तो नाउ यू हैव गॉट योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। विद दिस वी आर डन विद डे 3 के ऑल द क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डे 4 का क्वेश्चन 1। डे 4 के 5 क्वेश्चन है, उनको भी देखेंगे, काफी सारे कंसेप्ट्स आपके इस छोटे से लेक्चर से भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। डे 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 1 इज राइट टू प्रॉपर्टी is a legal right, second is right to property is a fundamental right, third is right to property is a constitutional right, and option number 4th is both A and C। तो let me tell you, इसके पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ कि 1978 में हमारा एक अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, विच इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले की अगर बात करें तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो एक नहीं 2 आर्टिकल में गारंटेड था, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19(1)(f। Previously, right to property was guaranteed as a fundamental right under Article 31 and Article 19(1)(f। बट क्योंकि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, गवर्नमेंट को बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज अक्वायर करने की जरूरत पड़ रही थी, प्रॉपर्ली कॉम्पेंसेशन नहीं दे पा रही थी, तो बहुत सारे लिटिगेशंस हो रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट लोगों के फेवर में डिसीजन देती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जहां फंडामेंटल राइट की बात आती है वो फंडामेंटल राइट की तरफ झुक जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने मास्टर स्ट्रोक लाया और 1978 में गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक आया और उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही ला दिया। उसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट ही डिलीट कर दिया। मतलब जो 2 आर्टिकल थे जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बनाते थे, आर्टिकल 31 एंड 19(1)(f, उसी को रिपील कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया, रिपील कर दिया, और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 300(a), और उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ नॉर्मल राइट, एज अ नॉर्मल लीगल राइट, जिसको हम नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया। सो ये गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक था जब उसने राइट टू प्रॉपर्टी का ये सेक्शन जो फंडामेंटल राइट की बात करता था उसको डिलीट किया और उसको एज अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंट्रोड्यूस किया, एक नए आर्टिकल इंसर्ट करके, आर्टिकल 300(a)। तो इसका बेसिक इफेक्ट क्या रहा कि अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो मात्र एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के रह गया, जिसका इफेक्ट ये है कि अब अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज होता है तो अब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिट पिटीशन का राइट तभी आता है जब फंडामेंटल राइट की बात आती है। ठीक है, सो दिस वाज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ गवर्नमेंट। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या लीगल राइट है? यस मैम, दिस इज ट्रू, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं मैडम, आर्टिकल 31 एंड 19(1)(f जो इसको फंडामेंटल राइट बनाता था, दोनों ही आर्टिकल्स डिलीट हो चुके हैं, तो ये फॉल्स हो गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट है? यस मैम, इसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी बोल सकते हैं। तो ए और सी दोनों करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, which is both A and C. I hope everybody is crystal clear. चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल डे 4 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डे 4 का क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय। अब सबसे पहले इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को उसके टेन्योर खत्म होने से पहले ही धक्के मार के निकाल देना कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया, तुमने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं निभाई, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो जो प्रेसिडेंट को उसके टेन्योर से पहले निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसे बोला जाता है इम्पीचमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट को निकाल कौन सकता है, यानी प्रेसिडेंट को इम्पीच कौन कर सकता है। तो द आंसर इज कि प्रेसिडेंट को निकालने के लिए जो मोशन होता है, जो पिटीशन होता है, वो लोकसभा में भी पास हो सकता है और राज्यसभा में भी पास हो सकता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से कहीं भी पास हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा, ओनली लोकसभा, सी भी नहीं होगा, ओनली राज्यसभा, डी भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट, बट लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पास हो सकता है, राइट। तो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
डे 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सिक्योलर। सिक्योलर का असली मीनिंग क्या होता है? तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि हमारे प्रीएम्बल में हमारे इंडिया का 4 नेचर डिफाइन किया गया है। वन इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और आपको पता है कि आपका सोशलिस्ट और सिक्योलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो बेसिकली सिक्योलर का मतलब क्या होता है? सिक्योलर का मतलब होता है, नॉर्मली सिक्योलर को नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है, बट हमारी कंट्री में, हमारे प्रीएम्बल में सिक्योलर को पॉजिटिव वे में यूज किया गया है और ये बोला गया है कि हमारी कंट्री का कोई धर्म नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट का कोई धर्म नहीं है, लोग यहाँ के फ्री हैं, जौन सा भी धर्म वो चाहे अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू धर्म ही मानो, आप मुस्लिम धर्म ही मानो, आप सिख धर्म ही मानो, सब कोई फ्री है, वो जौन सा धर्म चाहे उसका पालन कर सकते हैं। ये होता है सिक्योलर का मतलब गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म की तरफ बायस नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है और हम किसी एक धर्म को फेवर भी नहीं करते हैं। आप जौन सा धर्म चाहे, आप जौन सा रिलीजन चाहे, वो वाला रिलीजन अपना सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सिक्योलर इन आवर कंट्री। सो अब देखो सिक्योलर का क्या मतलब है, इनमें से कौन सा सही होगा? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट के लिए सारे रिलीजन्स इक्वल हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज नो रिलीजन। गवर्नमेंट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। क्या कोई चाहे, मैं हिंदू धर्म चाहूँ, कोई मुस्लिम धर्म चाहे, कोई सा धर्म चाहे अपना सकता है? बिल्कुल। इसीलिए तो हमारी कंट्री इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, सारे धर्म के लोग मिल जाएंगे यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सिक्योलर का मीनिंग ये तीनों होता है। अब जैसे एक एग्जांपल, अगर आप मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स इज बेसिकली इस्लामिक कंट्री, इट इज इस्लामिक स्टेट। वहाँ कंट्री, वो पूरी गवर्नमेंट ही इस्लामिक है, तो वहाँ लोगों को भी इस्लाम फोर्स किया जाता है कि आप इस्लाम प्रैक्टिस करो, राइट। तो ऐसे इंडिया नहीं है, इंडिया में आप जौन सा रिलीजन चाहे वो वाला रिलीजन अपना सकते हैं और उसको मान सकते हैं। सो दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सिक्योलर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डे 4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ सॉवरेन इंडिया। अब आपको सॉवरेन इंडिया का मतलब बताना है और बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सॉवरेन इंडिया को लेकर के। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज ऑब्लाइज्ड to obey UN in its internal matters. India is not dependent on any other country. Any country can interfere in the matters of India. India is not a colony of any other country. वैसे तो बेसिकली आपको इसका आंसर पता होगा, बट अगेन आपको पता है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 वर्ड्स, हमारा ये 4 नेचर दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट इज सॉवरेन। तो देखो सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंटरनली और एक्सटर्नली। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई बाहर वाला हमारे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इफेक्ट नहीं कर सकता। कोई बाहर वाला, कोई दूसरे देश वाला, कोई भी हो, हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। Our country is not obliged, it is not dependent on any other country. So this means sovereign, that is our country is independent. तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। India is obliged to obey UN. क्या इंडिया ऑब्लिगेशन है क्या कि हमें UN की बात माननी ही है अपने इंटरनल अफेयर्स को लेके? इंटरनल मतलब इंडिया के पर्सनल मैटर्स के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। बिल्कुल, सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। तो ये अभी तक ट्रू हो रहा है। बाकी दोनों ऑप्शन देखते हैं। एनी कंट्री कैन इंटरफेयर इन द मैटर। कोई भी बाहर वाली कंट्री हमारे इंटरनल मैटर में अफेक्ट कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, जिस तरह आपके घर का कोई मैटर होता है, कोई बाहर वाला कुछ आके बोलते हैं तो आप उसको नहीं बोलते हो हमारे घर का मैटर है, आप दखल अंदाजी मत करिए। वैसे अगर इंडिया को आप अपना घर बना ले तो कोई बाहर वाली कंट्री वाला कोई हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना चाहेगा, आप उसको देंगे? नहीं देंगे ना। वही बात है, इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। कॉलोनी की बात ही नहीं आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, डे 4 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एंड द क्वेश्चन इज आर्टिकल 13(4) वाज एडेड बाय। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 13(4) ऐड किया गया था? आर्टिकल 13(4) एक दरिया है, इसका इतना इंटरप्रिटेशन आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 13(4) आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ आपको, क्वेश्चन तो नहीं पूछा है लेकिन मैं एडिशनल ज्ञान देना चाहती हूँ आपको कि 13(4) आया क्यों गया था और 13(4) बोलता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली आर्टिकल 13 क्लॉज 4। सो देखो,
बेसिकली पहले आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने से पहले एक केस हुआ था गोलकनाथ वाला। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। ये बोल दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट अमेंड ही नहीं कर सकती। और उसी केस को ओवरराइड करने के लिए, उस केस को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने ला दिया नया अमेंडमेंट। पार्लियामेंट ने ला दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बोल दिया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है अपने आर्टिकल 368 के पावर को यूज करके, क्योंकि आर्टिकल 368 में पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो इस आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये बोला गया कि पार्लियामेंट जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है तो उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई ही नहीं होगा। कहने का बात ये है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकती है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 बोलता है कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अप्लाई ही नहीं होगा। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं मिलेगा, विच मीन्स पार्लियामेंट कैन अमेंड इवन फंडामेंटल राइट्स। और इसी अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए हमारा आया था केशवानंदा भारती वाला केस, जिसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था ठीक है, तुमको पार्लियामेंट को बोला ठीक है तुमको फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करना है, ठीक है कर लेना, लेकिन एक बैलेंस जजमेंट देते हुए लास्ट में ये बोला गया था कि आप जो अमेंड करना चाहो कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, राइट। सो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए केशवानंदा भारती वाला केस आया था। तो यहाँ पूरी एक कहानी बन गई, पूरा लिंक हो गया, राइट। तो बेसिकली आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो ये बोलता है कि पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं रहेगा। ये आर्टिकल कब इंसर्ट हुआ था? ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द 10 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, कंसेप्ट समझने में, MCQ सॉल्व करने में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो डे 5 और डे 6 का MCQ सीरीज जल्दी आएगा नेक्स्ट डे। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, विद दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।